तो दिन भर सोया रहता था या गुस्सा ज्यादा करता था, बीपी की दवाई थी, बीपी बढ़ गया और नस फट गई, तो वहां पे आपको पहले मार्गावरोध क्लियर करना है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पित्त बढ़ाओ या पित्त कफ बढ़ाओ, उस चीज को अपन को ध्यान देना है ना। थेरेपीज कौन कौन सी रहती है, हम फोटो देखेंगे। बस्ती, बस्ती मतलब एनिमा होता है, इसमें दो बस्तियां होती है, एक तेल का एनिमा होता है जब वात बढ़ा हुआ रहता है, और एक बार काढ़े का एनिमा होता है जब कफ बढ़ा हुआ रहता है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है ना। जब हम काढ़े का देंगे या कफ पित्त के लिए देंगे, दैट इज कॉल्ड निरू बस्ती। जब हम तेल का देंगे या घी का देंगे, दैट इज कॉल्ड अनुवासन बस्ती। नस्यम, ये बहुत बार मेरे प्रशिक्षण में आप लोगों ने देखा होगा कि नाक में तेल डालने बोलते हैं हम, रोगन बादाम का तेल डालो, सरसों का तेल डालो। नस्यम, क्योंकि नाशा ही शीर्षो द्वारा, हम ये मानते हैं कि जो सबसे इजी रूट है वो नाक का रूट है ब्रेन के लिए, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। अभ्यंगम, बहुत बार हम लोग तेल लगाने बोलते हैं पेशेंटों की, पूरी बॉडी पे तेल लगाओ या सरसों का तेल मलो या मसाज कराओ। अभ्यंगम, इससे वात बहुत जल्दी कम होता है। परिषेक, उसी तेल का धारा गिराने को परिषेक बोलते हैं। अवगा, गर्म पानी से नहाना या गर्म पानी की सिकाई करना, दैट इज कॉल्ड अवगा। आलेप, कुछ कुछ लेप लगाने रहते हैं हम लोग अभी भी, जो बताते हैं लेप। तल धारा, ये आपको आयुर्वेदिक क्लिनिक में ही हो पाएगा, शिरोबस्ती भी आयुर्वेदिक क्लिनिक में ही हो पाता है। इसके बाद में साध्यता, साध्यता आचार्य सुश्रुत एंड वॉकबर्ड हैव कंसीडर्ड वात व्याधि अंडर महागदा और महारोगा, एंड इट हैज टू बी कोटेड दैट ऑल द महारोगास आर दुष्चिकित्स बाय नेचर, है ना। और आचार्य चरक के हिसाब से पक्षाघात हैज बीन क्लासिफाइड एज द कष्ट साध्य और असाध्य। कुल मिला के तीनों आचार्यों का ये मानना है कि अगर ये व्याधि होती है तो ये महारोग है, और महारोग को दुष्चिकित्सा या कठिनाई से चिकित्सा होने वाला या कृत्य साध्य, मतलब हो सकता है जिंदगी भर ट्रीटमेंट चले या जिंदगी भर एक दो दवाई लेती रहनी पड़े, ऐसा इनको कैटेगराइज किया गया है। तो इस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बड़े केसेस मिलेंगे आपको उनको बता के रखना है कि ये हो सकता है जिंदगी भर कुछ दवा लेते रहनी पड़े, या हो सकता है कि 80% रिकवरी या 100% रिकवरी ना आए। तो इन चीजों का हमको खासा ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सब होने के बाद में, हम लोग सब समझ जाते हैं, बट हम डे जॉय में हम क्या कर सकते हैं। जब हमको पैरालिसिस का पेशेंट दिखता है तो हम डे जॉय में क्या करेंगे। अपन को दो कैटेगरी मिल गई है। पहला एक संकुचित हो जाएगा जिसमें बॉडी पूरा सूखता जाएगा, वहां वात की ट्रीटमेंट करनी है। जहाँ एकदम लस पड़ गया, हाथ उठा रहे हैं तो नीचे गिर जा रहा है, वहां पर हमको कफ की और पित्त की ट्रीटमेंट करनी है। अब शुद्ध वात की ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, फुल बॉडी में तेल लगाएंगे, नाक में तेल डालेंगे, कान में तेल डालेंगे, हेड मसाज करेंगे अच्छे से, और ताकत की मेडिसिन देंगे, जैसे रिच बेरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, हाई एनर्जी हो गया, सुपर फूड हो गया, एल-आर्जिनिन हो गया, और प्रोटीन पाउडर हो गया। एल-आर्जिनिन और प्रोटीन पाउडर दोनों भी चलाया जा सकता है, दोनों बहुत ताकत है। अगर मसल वास्टिंग है, मसल्स में ज्यादा काम करना है तो एल-आर्जिनिन चलाएंगे, पूरी बॉडी पे ज्यादा काम करना है तो प्रोटीन पाउडर चलाएंगे। लेकिन अगर लूजनेस है तो वहां पे आपको क्वेश्चन पूछने की इनको तकलीफ क्या है, नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, जलन के साथ में तो तकलीफ नहीं हो रही है, पेन तो नहीं हो रहा है, भूख लग रही कि नहीं, छाती में जलन तो नहीं हो रहा है। अगर ये जलन जलन वाला ज्यादा मिला तो आपको पित्त को कम करना है। पित्त कम कैसे होगा, सीबकथॉर्न से, गिलोय से, नोनिमा से, आंवला से, शतावरी से, ये 5 चीजें चलानी है। जो चीजें ठंडी है, अगर कफ बढ़ा हुआ है, जैसे बोले नहीं एकदम आलस लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता, बहुत ज्यादा खराटे मारते हैं, भूख का एहसास नहीं हो रहा है, तो आपको भूख को डेवलप करना है। कैसे भूख को डेवलप करेंगे, आपको मार्गावरोध तो कम करना है कफ के। कैसे करेंगे, लीवीज देंगे, आप एनास्थील दे सकते हैं, एडिलिपो दे सकते हैं, ओमेगा दे सकते हैं, ये चीजें देंगे तो कफ के आवरण को कम कर। अस्थाप्राश दे सकते हैं, अगर उसको गुटकते नहीं बन रहा तो आप अस्थाप्राश चटाते जाएं उसमें, तो उन चीजों का काम होगा। ये 21 दिन या 45 दिन देकर के जब वो बॉडी स्टेबल, जब बॉडी में तंदुरुस्ती है, बॉडी में गर्मी आएगी, तब आप वात का प्रोटोकॉल चलाएंगे ना, तब वो जाकर के धीरे 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 स्टेबल होगा। तो हमको आज मैंने कैटेगराइज कर दिया है, वात में जितनी ताकत की चीजें हैं, रिच बेरी है,
अश्वगंधा है, हाई एनर्जी है, सुपर फूड है, और प्रोटीन पाउडर है, एल-आर्जिनिन है। पित्त में हमारे पास सीबकथॉर्न है, नोनिमा भी ले सकते हैं, गिलोय है, आंवला है, गैसोफ्री है। ये पित्त को कम करेंगे हमेशा। कफ दोष को कम करने के लिए एनास्थील है, लीवीज है, एडिलिपो है, ओमेगा है और अस्त्रप्राश है। ये 5 चीजें हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली चलाना है। और जब पेशेंट ये बोलता है अस्त्रप्राश तो छाती के लिए, तो उसको बोलना है कि छाती के लिए है, लेकिन हम लोग जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम सोचते हैं ना, देखिए बहुत लोग जब मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग हरी मिर्च भी खाते हैं, लाल मिर्च भी खाते हैं, है ना, और काली मिर्च भी खाते हैं। टेस्ट तीनों का तीखा ही रहता है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। वैसे ही ना, जब हम काम करते हैं वैसे ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करते हैं। जैसे कि मैं हर बार ये उदाहरण देता हूँ, मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी मम्मी से बात करूंगा तो मैं उनके लिए बेटा हूँ, अपनी वाइफ से बात करूंगा तो उनका हस्बैंड हूँ, अपने दोस्तों के लिए तो डॉक्टर नहीं, उनका फ्रेंड हूँ। तो मैं हूँ एक, बट मेरे अलग अलग काम है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग काम है। मैं मम्मी के साथ दोस्त जैसे नहीं रह सकता, दोस्तों के साथ वाइफ जैसे नहीं रह सकता। तो ये चीजें अलग है। वैसे ही जब आप अस्त्रप्राश देते हैं किसी पर्टिकुलर व्याधि में, तो वो वैसे ही काम करती जहां पे उस व्याधि का नेचर रहता है। जैसे हम कफ में देते हैं तो अस्त्रप्राश कफ के लंग्स में देते हैं कि लंग्स के दोष को कम करता है। लेकिन जब आप पैरालिसिस में ये चलाएंगे ना, तो कफ के आवरण को खत्म करेगा और पूरी ब्लॉकेज को क्लियर करेगा, और उससे आपका पेशेंट धीरे 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 रिकवरी लेगा। आपको पेशेंट को जब ये दवाइयां देंगे तो आपको हर हफ्ते एक बार नोट अप करते जाना है। बेटर ही रहेगा उसका वीडियो बनाते जाएं, पहले हफ्ते में क्या प्रोग्रेस था, सेकंड हफ्ते में क्या हो रहा है, थर्ड हफ्ते में क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ, अभी पाचन हो गया है या अभी ब्लॉकेज क्लियर हो गया, अब हमको ताकत की दवाई चालू करनी है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा ब्लॉकेज वाली दवा देते हैं, लेट से कफ का दोष है, शिथिल पड़ गया, पूरा लूज पड़ गया पेशेंट आपका पैरालिसिस में, और आपने एनास्थील वगैरह दे करके उसको ब्लॉकेज को क्लियर करना चालू किया। 21 डेज के बाद में ब्लॉकेज क्लियर हो गया, लेकिन आपको रजिस्टर नहीं हुआ और आपने उसको 14 दिन और चला दिया, तो क्या होगा, वो कर्षण करेगा, वो उसको ना धीरे 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 कमजोर करता जाएगा। तो वहां पर आपका ध्यान देना है 21 से 30 दिन तक के, उसके बाद में आपको ताकत की ही दवा चलानी है, ये ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है, अगर ताकत की दवा चलाने के बाद में परेशानी बढ़ रहा है तो आपको ये समझना है कि नहीं, पहले ब्लॉकेज को क्लियर करना है, उसके बाद ताकत की दवा चलानी है। तो कभी भी वात का प्रोटोकॉल चलाने से पहले आप एक बार ना ये उपशय अनुपशय करके देखिए। आयुर्वेद में इस भाषा को उपशय अनुपशय बोलते हैं। कई बार हम तेल लगाते तो दर्द बढ़ जाता है, और सीधा सिकाई करते तो दर्द कम हो जाता है। तो वहां पर आम रहता है, वहां पर ब्लॉकेज रहते हैं, तो उस ब्लॉकेज को पहले आपको सिकाई करके क्लियर करना है, फिर तेल लगाना है। जस्ट लाइक अगर आपको ब्लेड से आइसक्रीम खाना है तो हम रैपर फाड़ते हैं ना, बस वही है, वो रैपर फाड़ना है आपको, कोई उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी। रैपर फाड़ने के बाद यू कैन एंजॉय द आइसक्रीम। वैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपको लग रहा है ना मार्गावरोध है, आप पहले सिकाई करें या पहले ब्लॉकेज क्लियर कर लें, उसके बाद में आप आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक ट्रीटमेंट कभी भी जब हम दवाइयां देंगे, चाहे कोई भी दवाई, रिचबेरी दें, कोई भी दवाई दें, आपको बहुत छोटी छोटी डोज बार बार देनी है। लेट्स से रिचबेरी दे रहे हैं तो 10 ml दिन में 5-6 बार दीजिए। अश्वगंधा दे रहे हैं तो एक गोली दिन में 3-4 बार दीजिए। ऐसा छोटी छोटी डोज में देंगे ना, तो पाचन भी इजी होगा और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि मुहुर्मुहु जो दवाइयां रहती है ना, वो प्राणवायु के लिए रहती है, और सबसे ज्यादा तकलीफ पक्षाघात में प्राणवायु को ही आता है। उसमें आप देखेंगे बोलने का, सब करने का काम खत्म हो जाता है, सबसे पहले उत्साह खत्म हो जाता है। तो आप जब धीरे धीरे छोटी छोटी डोज में देते जाते हैं तो प्राणवायु पे काम होता है, पहला। दूसरा, छोटी छोटी डोज में देने से उसका पाचन अच्छा रहता है, क्योंकि पेशेंट का बॉडी मूवमेंट बहुत कम रहता है, तो उसे पाचन में भी दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज का हमको ध्यान देना है। तीसरी बात यह है, पेशेंट को एकदम से बेड पे अगर है, अगर अस्पताल में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटमेंट, लेकिन अगर घर पे आ गए हैं पेशेंट को, तो अगर बेड पे है तो उसको बैठा, एकदम बेड पे है, मतलब क्वाड्रिप्लेजिया है, सिर के नीचे कुछ काम नहीं कर रहा है, तो तेल मालिश करके उनको बैठाओ। अगर बैठ सकता है तो खड़े करो, खड़े हो सकता है तो चलने बोलो, भले वॉकर से चलने बोलो, चल सकता है तो 3-4 राउंड वॉक करने बोलो, वॉक कर सकता है तो धीरे धीरे उसको दौड़ने बोलो। जैसे जैसे आप आगे उसको बढ़ाते जाएंगे ना, तो ब्रेन बॉडी कनेक्शन स्पीड से आता है, नर्व रिजनरेशन अच्छा हो जाता है, और इसमें आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगा। जो नर्व एंडिंग्स है या जो नर्व शीथ को सप्लाई मिलता है ना प्रोटीन का, वो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, वो आगे बढ़ रहा है।
इसके साथ ही साथ में जैसे नाक में तेल डाल रहे हैं, कान में तेल डाल रहे हैं, नाभि में तेल डाल रहे हैं, ये चीजों का भी ध्यान रखना है। आहार, विहार, औषध, ये तीनों का ध्यान रखना है। ये चीजें करते ही आपको धीरे 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 प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, है ना। तो ये अभी हमारा पक्षाघात क्लियर है। अभी आपको पक्षाघात के अगर रोगी मिलते हैं, लेट से आप खड़े हैं और किसी को अचानक पक्षाघात आ गया, तो तुरंत उसको कैस्टर ऑयल पिला दो आप 2 से 3 चम्मच। लूज मोशन हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएगा पेशेंट। या ऐसा होगा अगर क्वाड्रिप्लेजिया होने वाला होगा तो वो हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया में रुक जाएगा। हेमीप्लेजिया होने वाला होगा तो मोनोप्लेजिया में रुक जाएगा, लेकिन उससे कम ही नुकसान होगा जितना होने वाला है। जैसे ही आप एरंड ऑयल पिला देते हैं, कैस्टर ऑयल पिला देते हैं, क्यों? क्योंकि पक्षाघात का प्रोटोकॉल ही यही है कि उसमें स्नेह विरेचन आपको देना ही देना है। इस चीज का हमको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आप हैं मौके पे बैठ हैं आप और अचानक से किसी को पक्षाघात आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं, उसके बाद उसको अस्पताल ले जाइए। अस्पताल ले जाने के बाद में ट्रीटमेंट बराबर हो जाता है। और अगर अस्पताल से आ गया तो प्रोटोकॉल हमने डिस्कस कर लिया है। ये प्रोटोकॉल आप सभी को क्लियर हुआ, समझ में आ गया? या कोई क्वेरी है तो मुझे बताइएगा, या रिपीट करना है तो मुझे बताइएगा कहाँ से रिपीट करना है। वेट, ठीक है, तो इसको ना रिपीट ही करते हैं शुरुआत से, फिर आज Q&A नहीं लेंगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देते जाएंगे। ठीक है, मैं शुरुआत से रिपीट करता हूँ इसको। स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? ओके। तो आयुर्वेद में पैरालिसिस को पक्षाघात बोलते हैं। पक्ष और आघात 2 शब्दों से मिलकर बना है। पक्ष मतलब होता है आधा हिस्सा आपका, या तो टॉप टू टो आधा हिस्सा, या नीचे का आधा हिस्सा, राइट। और आघात मतलब वध या हनन। आघात का ये मतलब अगर आपके बॉडी का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दे, दैट इज कॉल्ड पक्षाघात। तो ये एक आधा हिस्सा भी हो सकता है और दोनों आधे हिस्से भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा कैटेगराइज इन्होंने किया है, मॉडर्न वाले करते हैं, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में एक ऐसा आधा हिस्सा, पैराप्लेजिया में नीचे का आधा हिस्सा, मोनोप्लेजिया में एक हिस्सा, एक हाथ या एक पैर ऐसा, या एक एरिया मतलब मुंह का एरिया, दैट इज कॉल्ड मोनोप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों हाथ, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर काम करना बंद कर देंगे, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया। अब आचार्य चरक क्या बोलते हैं? आचार्य चरक ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक संहिता, विशोषण ऑफ शिरा स्नायु टेक प्लेस बाय वाता। ठीक है, इसके बाद दैट प्रोड्यूस संकोच एंड तोड़ इन वन हैंड एंड वन लेग और बोथ ऑफ द हैंड एंड बोथ ऑफ द लेग्स। अगर आचार्य चरक का ये मानना है कि जब हम निदान सेवन करते हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वात एकदम बढ़ेगा, हम आगे देखेंगे निदान में क्या क्या है, तो वो शिरा और स्नायु मतलब आप नर्व्स और लिगामेंट उसको सुखा देगा, संकोच पैदा करेगा और वहां पर तोड़ पैदा करेगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा, या सुई चुभाने के बाद भी पीड़ा ना होना, दैट इज कॉल्ड तोड़, है ना। तो ये चीजें जब होंगी तब पक्षाघात आएगा। और अगर वो पक्षाघात आधे हिस्से में है या पूरे हिस्से में है, उसके अलग अलग नाम है। अगर एक हिस्से में, लेट से चेहरे बस में है, हाथ में बस है,
एक हाथ एक पैर में है तो ये एकांग रोग होगा, पूरी बॉडी में होगा तो सर्वांग रोग होगा, है ना। मतलब चेहरे में भी टेढ़ापन है, दोनों हाथ दोनों पैर भी काम नहीं कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सर्वांग रोग। एक हाथ में बस है या सिर्फ चेहरे में बस है, एक पैर में है, दैट इज कॉल्ड एकांग रोग। अब देखिए ये ना आपको बहुत ही बार देखने को मिलता है कि सर कमर से लेकर घुटने तक दर्द है, एकांग रोग है। पक्षाघात तो बहुत बहुत पूर्व रूप है, मतलब पक्षाघात उससे लगभग 50 किलोमीटर दूर है, ये मान के चलते हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग वहीं से होती है। फिर शुरुआत में सर कमर से पूरा नीचे तक दर्द दे रहा है, फिर दोनों पैर में दर्द दे रहा है, फिर दोनों पैर अचानक से काम करना बंद कर दे रहा है। डेवलपमेंट यहीं से होता है बीमारी का, है ना। इसके बाद में हम देखेंगे निदान क्या क्या है। तो व्यात अधिक के निदान है रुक्ष शीत अल्प आहार। देखेंगे आहार और विहार दोनों से फर्क पड़ता है। रुक्ष शीत अल्प आहार, ठीक है, मतलब ड्राई आइटम ज्यादा खाना, ठंडा ज्यादा खाना, कम खाना खाना। अति व्यय, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, रात्रि जागरण, रात में जागना, अति लंघन, बहुत ज्यादा उपवास करना, प्लवन, बहुत ज्यादा तैराकी करना, अध्य व्यायाम, बहुत ज्यादा कैपेसिटी में व्यायाम करना, दिवा स्वप्न, दिन में सोना, क्रोध चिंता शोक वेग संधारण। कैसा है, क्रोध चिंता शोक ये करना और वेग को रोकना, जैसे यूरिन लगाए तो रोक के बैठे हैं, पाट आ रही तो रोक के बैठे हैं, पॉटी जाना तो रोक के बैठे हैं, छींक आ रही तो छींक को दबा दे रहे हैं, ये वेग अवरोध करना। अभिघात, कहीं से गिर जाना या लग जाना। मर्माघात, जो वाइटल ऑर्गन्स है वहां पर डैमेज होना। उष्ट अश्व गज निग्रह यान, कुल मिला के ये उष्ट अश्व ये पहले के सवारी होते थे, अभी जो बहुत ज्यादा बाइक चलाते हैं उनके लिए तकलीफ है। तो आप देखेंगे आहार में सिर्फ 3 चीज बताई है, रुक्ष शीत अल्प आहार, दैट्स इट। इसके बाद में जितनी चीजें हैं वो सब विहार में है। विहार मतलब आपकी जो डेली एक्टिविटीज है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करना, रात जगना, बहुत ज्यादा उपवास करना, बहुत ज्यादा तैराकी करना, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, बहुत ज्यादा मेंटल उसमें जाना, मतलब चिंता शोक भय ये करना, एक्सीडेंट्स होना या बहुत ज्यादा गाड़ी चलाना, ये आपके पूरे विहार है। मतलब अपार्ट फ्रॉम द फूड ये चीजें आपके वात को बढ़ाती है, ठीक है। इसके बाद में पूर्व रूप, आपको अव्यक्त लक्षण, मतलब आपको पता नहीं पड़ेगा कि कब ये होने वाला है। जैसे मैंने अभी बताया कमर से लेके घुटने तक दर्द दे रहे, तो इसको आचार्यों ने ऑलरेडी एकांग रोग में डाल दिया है। अगर एकांग रोग है अभी से तो यू कैन कंसिडर एज अ बहुत प्रिमिटिव स्टेज ऑफ पक्षाघात, मतलब शुरुआत हो रही है, आपको ध्यान देना है, आपको अलर्टनेस रखनी वहां पर। रूप में हमको जो लक्षण हमको जो देखने मिलते हैं वो चेस्ट अनिवृत्ति, चेष्टा अनिवृत्ति मतलब आपकी हाथ मूवमेंट्स, पूरे हाथ पैर के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। वाक स्तंभ, वाक स्तंभ मतलब या तो बोल पाएंगे या तो नहीं बोल पाएंगे या तो लड़खड़ाते हुए बोलेंगे। रुजा, पेन, पेन रहेगा ही रहेगा। अचेतना या विचेतना, देखिए अब 2 चीजें हैं। अचेतना मतलब बिल्कुल सेंसेशन नहीं, बिल्कुल ही सेंसेशन नहीं रहेगा। विचेतना मतलब आप चिमटी काट रहे हैं उसको सुई चुभ रही है ना, आप उसको फेदर लगा रहे हैं उसको दर्द दे रहा है, तो विचेतना, उनका सेंसेशन भी बदल जाता है। संधिबंध या विमोक्ष, संधिबंध विमोक्ष मतलब जैसे अभी मैंने बताया कि आपके जो संधि बंधन है वो शिथिल पड़ जाते हैं, मतलब अपन जैसे अभी मूवमेंट्स हम कर सकते हैं तो ये बहुत लूज पड़ जाएंगे यूं, और संकोच में पकड़ते जाएंगे, हस्तपात संकोच, ठीक है। तो आचार्य वाग्भट क्या बोलते हैं, ये बीमारी होती कैसे है, बीमारी का प्रोटोकॉल कैसा है। आपने निदान सेवन किया, जो भी हमने अभी निदान देखा वो सेवन किया, उससे वात प्रकोप हुआ। वात का प्रकोप होने के कारण जहां पे डैमेज मैक्सिमम पॉसिबल है वहां पर ही वो शिराशय को संकोच क्रिएट करता है और वहां पे आपकी बॉडी खराब होती है। ये चीजें देखेंगे कि किसी का राइट हैंड का हिस्सा जा रहा है, किसी का लेफ्ट हैंड का, तो आप जब उनके और डीप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कौन सा हिस्सा गया है और क्यों इसमें परेशानी हुई है। तो वो आप जब पेशेंट देखते जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब आता है चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र में क्या होगा, 2 केस मिलते हैं हमको, वात के मिल रहे हैं, शुद्ध वात के, जैसे हमने अभी देखा, या तो हमको दूसरे दोष मिक्स मिलेंगे। अगर शुद्ध वात है तो आपको ऑयलिंग करना है, स्टीम देना है, घी पिलाना है, तेल पिलाना है, ताकत की दवाइयां देनी है, जो भी हमने डिस्कस किया। ताकत की दवाइयों में क्या क्या है, रिच बेरी हाई एनर्जी, अश्वगंधा,
L-arginine प्रोटीन पाउडर 5। अगर पित्त दोष मिक्स है वात में तो पहले पित्त का शमन करेंगे। पित्त का शमन कैसे होगा? सीबकथॉर्न से होगा, ठंडा है। गिलोय से होगा, ठंडा है, पित्त का शमन करता है। गैसोफ्री पित्त का शमन करेगा, है ना। और नोनिमा पित्त का शमन करेगा। एलोवेरा पित्त का शमन करेगा। ये 5 चीजें आप पित्त में दे सकते हैं। अगर कफ लग रहा है, बॉडी में एकदम आलस लग रहा है या एकदम शिथिलता लग रही है, बॉडी एकदम लूज पड़ गई है, तो आपको ध्यान देना है कि ये कफ का दोष है। उसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? एनास्थील है, एडिलिपो है, लीवीज है ना, अस्थप्राश है, ओमेगा है। ये चीजें हम कफ में इस्तेमाल करेंगे। तो इनसे आपका धीरे 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 डेवलपमेंट बढ़ेगा। और आयुर्वेद आयुर्वेद में कौन कौन सी थेरेपी और बताई गई है? तो निरूप बस्ती है। जैसे मैंने अभी बताया कि वात के लिए हम अनुवासन बस्ती, तेल या घी पुश करते हैं लेटरिन के रास्ते से। कफ और पित्त बढ़ता है तो हम इधर दूध की या काढ़े की बस्ती देते हैं, है ना। ये आपके आयुर्वेदिक सेंटर्स में होगा। ये आपको जानना जरूरी है कि कभी कभी आप लेट से आप किसी पेशेंट के लेके गए हैं बट वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहा है, तो जब आपको पता होगा ना कि हाँ अरे आप नस्यम करा रहे हैं, आप बस्ती करा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है पेशेंट का कि हाँ ये जानते हैं इन चीजों को। और कई बार क्या होता है, जब आप उनके प्रोटोकॉल्स, बहुत बार आप ये भी कर सकते हैं कि कोई पेशेंट आपके पास है तो आप उनको आयुर्वेदिक सेंटर्स में ले जा करके, आयुर्वेदिक कॉलेज में ले जा करके आप उनको थेरेपीज करा सकते हैं और साइड बाय साइड अपनी डिजर की दवाएं चला सकते हैं। उससे रिजल्ट और अच्छे आएंगे, 5x आ जाएंगे। जो बंदा आपका 1 साल में ठीक होने वाला है वो 6 महीने में ठीक होकर खड़ा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। नस्य कर्म, नाक में तेल डालना। अभ्यंगम, पूरे बॉडी में ऑयलिंग करना। अवगा, गर्म पानी से नहाना या गर्म टब में बैठ के सिकाई करना। आलेप, कुछ ऐसे पेस्ट बनते हैं जिससे नसों को बहुत ज्यादा ताकत मिलती है, जो नेचुरोपैथी वगैरह में होता है, मिट्टी पट्टी लगाते हैं और ये सब करते हैं, उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तल धारण, तल धारण और शिरोबस्ती, ये ऐसा प्रोसीजर हो जो डायरेक्ट आपके ब्रेन में स्नेह को पहुंचाता है, या बोलना चाहिए बहुत जल्दी ताकत देता है। तल धारण और शिरोबस्ती ये एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर सही कर रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साध्यता, असाध्यता में तीनों आचार्य ये बोलते हैं कि चाहे वात के कारण हो, चाहे पित्त कफ के कारण हो, या कुछ भी कारण हो, जो पक्षाघात है ये महारोग है, महागध है, तो इसका जो नेचर रहेगा ये आपको कृच्छ साध्य या कष्ट साध्य मिलेगा। कष्ट साध्य मतलब थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा पीछे लग के काम करना होगा इन चीजों में। और आपको अपने पेशेंट को बताना होगा कि ये या तो 75 to 80% ही क्योर होगा, बहुत फुल्ली होगी। आपको हमेशा एक पैरालिसिस के पेशेंट में ये मूवमेंट्स और पंजे के पैर के पंजे के मूवमेंट्स वो बहुत मुश्किल से आते हैं, वो बहुत लेट में आते हैं। जब पूरी बॉडी स्टेबल हो जाती है ना उसके बाद में आते हैं। तो ये चीजें आपको अपने पेशेंट को बतानी होगी, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिस जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं वो सुख साध्य है कि कष्ट साध्य है। अगर कष्ट साध्य है तो अपने पेशेंट को जब बता देंगे कि हाँ इसमें ऐसा सब परेशानी आएगा, क्योंकि वो 80% के बाद जब 80% अचीव कर लेगा देन ही नोज कि हाँ मेरा यहाँ तक ही काम था, इसके आगे नहीं आ पाएगा, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं, तो पेशेंट परेशान हो जाता है। फिर क्या होता है, 80% को नहीं देखा जाता है, 20% उन्हें वहां पे ध्यान होता है कि यार सब तो ठीक हो गया लेकिन पंजा नहीं काम कर रहा है, मेरी ग्रिप नहीं बन रही है। तो आप जब उनको बता देंगे कि ये होगा ही तो उनको धीरे 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 समझ आएंगी चीजें। इसके साथ ही साथ में डेजोआ में हम जो दवाइयां देंगे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अगर वात प्योर वात बढ़ा हुआ दिख रहा है तो सिर्फ ताकत की दवा देनी है। रिचबेरी, अश्वगंधा हाई एनर्जी है, सुपर फूड है, एल-आर्जिनिन है, प्रोटीन पाउडर है ना। ये चीज का ध्यान देना है। पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़े हुए में क्या है, जलन हो रही है, अजीब सा लग रहा है, बेचैनी लग रही है, पित्त को कम करना है। लीवीज है, सॉरी गैसोफ्री है, सीबकथॉर्न है, नोनिमा है, गिलोय है, आंवला है, शतावरी है, ये 6 चीजें दे सकते हैं आप। शिथिलता लग रही है, दिन भर आलस है, पड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा सोते समय नाक से आवाज करते हैं या मुंह से सांस ले रहे हैं, या ऐसे लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं करूं, या गीले कपड़े से ढका हुआ महसूस कर रहा हूं, या छाती पे जोर लग रहा है, कफ का आवरण है।
कफ के आवरण में आपको जितने हम लंग्स के लिए तो एनास्थील है, अस्तप्राश है, ओमेगा है, एडिलिपो है, लीवीज है, ये आप उसमें काम करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। इसके साथ में आपको कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स का आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट अगर एकदम बिस्तर में है तो उठ के बैठाना है, मतलब एक स्टेप उसको आगे लेके जाना है। बैठा हुआ है, बैठ के खाना खा सकता है, बैठ के बात कर सकता है, तो उसको खड़े होने के लिए प्रेरित करना है। खड़े हो सक रहा है तो चलने के लिए प्रेरित करना है। चल सक रहा है तो चलना, वॉक ज्यादा लंबे समय तक करना है। प्रॉपर वॉक कर पा रहा है तो थोड़ा उसको और व्यायाम कराइए, दौड़ने पे मजबूर करिए, या जैसा भी एक स्टेप उसको आगे लेके जाएंगे ना, तो उससे ब्रेन बॉडी कनेक्शन जल्दी आता है और उसमें जो मार्गावरोध रहते हैं वो जल्दी क्लियर होते हैं और पेशेंट जल्दी रिकवरी लेता है, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी को। इसके साथ ही साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, भ्रामरी होगा, ये करते जाना, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पेशेंट में, राइट। तो आपको ये पक्षाघात होता है या पैरालिसिस होता है तो इस चीज का ध्यान रखना है। और आप कहीं पे ऐसी जगह पे हैं, गांव वाँव में है, या ऐसी जगह पे जहाँ ट्रीटमेंट ले पाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और किसी को पैरालिसिस आ गया अचानक से, तो तुरंत उसको कैस्टर ऑयल पिला दें, एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल उसको तुरंत पिला दें, उससे काफी ही इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत बार ये भी देखने को मिला है कि पेशेंट को 1 साल से है, 2 साल से है, वो आपको अपने घर बुलाएंगे कि सर आप कुछ कर सकते हैं क्या, तब आप अगर आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट तो बिल्कुल करिए, नहीं तो आप, मैं एक नंबर डालूंगा अभी, एक नंबर डालूंगा अभी, उसमें आप वीडियो बना करके उसका डाल देंगे, और जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग ले लेंगे, उसके बाद हम उसका प्रोटोकॉल चालू करेंगे, उससे इम्पैक्ट पड़ता है काफी, है ना। एक क्वेश्चन आया है, अभी के मौसम में हाथ पैर दर्द क्यों होता है। अभी का जो मौसम है सर, हम अभी शरद ऋतु से जा रहे हैं हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में बाय डिफॉल्ट वात और कफ की वृद्धि होती है, शीतल है ना ये ऋतु, तो जैसे जैसे वात कफ की वृद्धि होती है ना, तो जितने पेन के पॉइंट्स हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे आरे के है, या गठिया वात वाले हैं, उनके सबके दर्द एक साथ बढ़ते, क्योंकि वात और कफ दोनों बढ़ता है, दोनों दोष इस सीजन में, हेमंत और शिशिर, मतलब आप नवंबर से लेकर फरवरी तक ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए हमने पैरालिसिस को आज चुना है कि ये देखने को ज्यादा मिलता है, और अगर नहीं भी देखने को मिलता है, अगर ये देखने को नहीं भी मिलता और लेट से आपको कम देखने को मिल रहा है, एक पैर शून्य हो जा रहा है, एक हाथ शून्य हो जा रहा है, जैसे डायबिटीज में बहुत बार होता है, सर हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, हाथ शून्य हो जाता है, वहां पर आप उसको एकांग रोग या एकांग पक्षाघात कंसिडर करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट ये आपको देखना होगा कि उसके साथ में एसोसिएट सिम्टम्स क्या हैं, जलन हो रही है ज्यादा, कफ का प्रकोप लग रहा है, छाती में जकड़न लग रही है, ये चीजें आपको गौर करने वाली बात है। ये गौर करेंगे तो धीरे धीरे ट्रीटमेंट आपको समझ में आएगा कि शुद्ध वात का ट्रीटमेंट करना है, ताकत की दवा देनी है कि पहले ताकत की दवा नहीं देकर पहले पेट को साफ करना है, पेट को ठीक करना है। वो जब आप समझने लगेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा।